दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में एक और खास मेहमान के साथ हम लोग आ पहुंचे हैं और हमारे स्क्रीन पर इस वक्त कोलकाता के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट और मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जीएसटी कमेटी के चेयरमैन सीए अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है जहन में तो अकाउंट्स का लेखा जोखा जो है ये अपने आप लोगों के मन में आने लगता है कि भाई सीए से थोड़ा सा लोग दूर रहते हैं। और जब से जीएसटी ने लोगों पर हावी होना शुरू कर दिया है तब से इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होने लगे हैं। जैसा कि नया साल आ गया है और सरकार ने जीएसटी को लेकर अपना जो पैमाना है उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। क्या क्या सर मूलभूत बदलाव हुए हैं जो मोटे स्तर पर लोगों को जानने की जरूरत है? देखिए, जीएसटी चूंकि एक पूरा ही नया कर प्रणाली है हमारे देश में, जो पिछले 60-70 साल से जो सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स चला रहा था, सर्विस टैक्स पिछले 30 साल से चला रहा था, उन सबको हटा के अभी जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी में बदलाव तो काफ़ी कुछ हुए हैं और चूंकि एक नया प्रणाली आया है तो 4.5 साल में भी लगातार सरकार को भी एक एक्सपीरियंस होती जा रही है। हम लोग मान लीजिए प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कहाँ का प्रॉब्लम आती है। सरकार उसको सुनती है, उसकी जीएसटी काउंसिल रेगुलर मीटिंग करती है, उस पर डिस्कस करती है और करके कंटिन्यूअसली उसका अमेंडमेंट भी करती है, बदलाव लाती रहती है। तो मूलभूत बदलाव यानी एक तो जैसे क्या क्या फॉर्म्स में क्या किस तरह से क्या सबमिट करना है, रिटर्न कब सबमिट करना है, उन सब में बीच में की उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बदलाव ले आती है। कभी पहले बोला गया था जीएसटीआर 1, 2, 3 फाइल करना होगा, जीएसटीआर 2, 3 को उन्होंने फॉर द टाइमिंग अबेयंस में रख दिया, जीएसटीआर 3B ले आए। इस तरह से अलग अलग तरह के बदलाव लाते रहे हैं मूलभूत तरीके में। और कई सारे जैसे टैक्स स्ट्रक्चर है, तो मान लीजिए कई तरह के टैक्सेस में कहीं भी जगह पे एग्जेम्पशन नहीं था तो एग्जेम्पशन दे दिया, कहीं पे कोई नया टैक्स लगा दिया, ये सब कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी का एक बात तो है कि जीएसटी में हर एक प्रोडक्ट, चाहे कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, सबके ऊपर में टैक्स लगना जरूरी है, तभी जीएसटी सफल होगा। जीएसटी का रेजिम ऐसा होता है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट में एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने भी एक्चुअली वही किया है। लेकिन हमारे देखिए हिंदुस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स है। हर वर्ग जो है केवल अपने लेवल तक सोचता है। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं अगर पेपर इंडस्ट्री में हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पेपर के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि पेपर के ऊपर अगर टैक्स नहीं लगेगा तो जीएसटी के पूरे सिस्टम में उसका क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से हर एक वर्ग जो है अपना अपना डिमांड रख देती है और कई बार उस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में सरकार जो है जीएसटी काउंसिल के तहत कुछ डिसीजंस ऐसा लेती है जो जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे रियल एस्टेट में पहले टैक्स लगता था और उसमें इनपुट भी मिलता था। अभी 2 साल पहले इन्होंने क्या किया, 2.5 साल पहले, कि जीएसटी रियल एस्टेट में बोला सीधा 5% टैक्स दीजिए, पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के केस में है, और उसमें कोई इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये जीएसटी के सिस्टम से बाहर है। अभी जैसे 1 जनवरी से आपने कहा, अभी टेक्सटाइल्स के ऊपर में रेट ऑफ टैक्स 5% है। तो 1 जनवरी से इन लोगों ने प्रपोज किया था कि इसको बढ़ा के 12% कर देंगे। लेकिन अभी वापस लास्ट मोमेंट में इन्होंने डिसीजन लिया 30 दिसंबर को कि इसको अभी फॉर द टाइमिंग डिफर किया जा रहा है। ये 5 से 12 करने में और थोड़ा टाइम लगेगा बढ़ाने में। तो आपको रोकना चाहूँगा, अब इसी पर मैं आता हूँ कि कितना जरूरी हो जाता है सरकार के लिए भी कि किसी भी टैक्स का जो पैमाना है उसको 5% से 12% संशोधित किया जाए और फिर अचानक एक डिसीजन आता है कि नहीं 12% नहीं, ये 5% ही होगा। इससे रिलैक्स भी होते हैं लोग। लेकिन सरकार जो है उसकी तो अपनी एक नीड है, सरकार चलाने के लिए जरूरी होती है। और लोग जो है सोचते हैं कि हमारे आंदोलन का ये कहीं ना कहीं ये फैसला हमारे हक में आया कि हम 5% से 12% नहीं, अब 5% देना। तो आपको लगता है कि सरकार जो है उसकी ये बहुत ज़्यादा नीड है जीएसटी? देखिए, जीएसटी तो सरकार की नीड क्यों, एक्चुअली जीएसटी तो हमारी नीड है। टैक्स जो है सरकार पैसे खर्च करेगी, हमारे लिए खर्च करेगी, और वो टैक्स आएगा कहाँ से? वो तो माने पैसा आएगा कहाँ से? वो तो टैक्स से ही आएगा। तो जीएसटी क्या है, एक सिंगल टैक्स है, जो कि पहले इतने सारे टैक्स लगते थे उन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स लग गया। तो आप एक्चुअली अगर देखेंगे ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ज़्यादातर जो व्यापारी लोग हैं, दे आर हैप्पी। क्यों हैप्पी है? क्योंकि जीएसटी में पहले के जैसे मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल असेसमेंट वो सब नहीं होते। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। टेक्सटाइल की जहाँ तक बात है, ये 5% से 12% का प्रपोजल क्यों आया?
क्योंकि टेक्सटाइल में क्या होता था, फाइनल प्रोडक्ट में 5% रेट लग रहा था, जबकि उनके जो बहुत सारे खर्चे हैं जहाँ पे 18% टैक्स लग के आ रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि इनपुट तो मिलता है लेकिन वो इनपुट जमा हो जाता है, और अगर इनपुट जमा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको तो हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही जोड़ेंगे। तो इसलिए वो इनपुट चूँकि जुड़ रहा था प्रोडक्ट के कॉस्ट में, तो प्रोडक्ट महंगे हो रहे थे। इसलिए सरकार ने सोचा कि इसको 5 से अगर हम 12% कर देंगे तो क्या होगा कि वो इनपुट जमा नहीं होगा, उसी इनपुट से काम हो जाएगा। तो एक्चुअली उसका प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर टेक्सटाइल वालों को कहीं न कहीं लगा होगा, या सरकार को कहीं न कहीं लगा होगा कि ये 12% रेट थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 12% करने से थोड़ा एडिशनल टैक्स आएगा, तो इसलिए वो शायद प्राइस बढ़ा देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनका कैलकुलेशन में ऐसा आ रहा होगा कि नहीं भई ये 12 नहीं 10 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। लेकिन इसमें साथ-साथ एक और बात सोचनी पड़ेगी। अब अगर एक 12% या 10 या 8% का एक और नया रेट ले आएँगे, अभी तक जीएसटी में बेसिक 3 रेट है, 5, 12 और 18। अब अगर एक नया चौथा रेट आ गया तो वो भी जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाएगा। तो ये सबको डिसीजन लेने में सरकार क्या रूप अपनाती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन यस, ये ज़रूरत तो है इस रेट स्ट्रक्चर को सही करने की। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी भी ट्यून किया है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे साथ इस वक्त शख्सियत कार्यक्रम में कोलकाता के मशहूर चार्टर अकाउंटेंट सीए अरुण अग्रवाल साहब हैं, और उनसे हम लगातार जीएसटी से संबंधित सवाल जो आपके सवाल हैं उन्हें पूछ रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है, लोग जब हम लोगों ने बताया कि सीए अरुण अग्रवाल जी से हम लोग आपको मुखातिब करवाएंगे, तो उन लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं। ये सवाल निजी तौर पर मेरा भी है कि जब होम डिलीवरी जो हम लोग खाना मंगवाते थे वो पूरी तरह से पहले जीएसटी के दायरे से बाहर था, एग्जेम्प्टेड था। अब नए साल पर उन्हें भी जीएसटी के दायरे में ले आया गया। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, इसमें ऐसा है कि टैक्स पहले वो टैक्स के दायरे के बाहर नहीं था। टैक्स के दायरे से पहले क्या हो रहा था, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट से हम खाना मंगवा रहे हैं, तो अभी क्या होता है आजकल क्लाउड किचन बोलते हैं कि आपने स्विगी या जोमेटो या किसी में ऑर्डर दिया, और वो सपोज कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वाले हैं, वहाँ से जाके वो खाना लेके आ रहा है। तो रेस्टोरेंट वाला जब खाना बेच रहा है तो उस पर तो टैक्स लगा ही रहा है, और फिर वो जो स्विगी वाला ला के अगर आपको दे रहा है तो उसका जो सर्विस चार्ज है उसके ऊपर भी वो जीएसटी लगा रहा था। अभी उसको क्या कर दिया कि वो जो इसको शिफ्ट कर दिया, मतलब वो रेस्टोरेंट के बजाय अब वो स्विगी वाला डायरेक्ट ही आपसे जीएसटी कलेक्ट कर लेगा और जमा कर देगा। तो 2 बार नहीं देना, डबल नहीं लगेगा। तो यानी कि टैक्स का कोई एडिशनल इम्पैक्ट नहीं आ रहा आपके ऊपर, केवल इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पहले वो स्विगी वाला मैंने रेस्टोरेंट वाला अपना लगा रहा था, फिर स्विगी वाला अपना लगा रहा था, उसके बजाय उसको शिफ्ट करके पूरा स्विगी या जोमेटो उसके ऊपर ले आया। आप एक बात बताइए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जब पढ़ाई होती है, वो लोग कहते हैं कि देश और दुनिया में शायद ही एक ऐसी पढ़ाई है जहां एडमिशन कराना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि उसके ठीक विपरीत हम लोग देखते हैं कि कैसे कि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन टफ होता है, लेकिन उसे पास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो बच्चे इस वक्त सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अरुण अग्रवाल आपको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, शिक्षा का स्रोत मानते हैं। उन बच्चों को कैसे आप बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई करें और इसमें कितना ब्राइट फ्यूचर है? देखिए, सीए, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि सीए एक ऐसी डिग्री है जो आपको कभी भी भूखा नहीं रहने देगी, कभी भी आपको बेकार नहीं रहने देगी। सीए की डिग्री अगर किसी को कोई हासिल कर लेता है तो कम से कम सारी ज़िंदगी वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कभी भी मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत हैं। जॉब के भी बहुत ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरीके के फर्म्स में, अलग अलग तरीके के कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे। जैसे अभी हम लोग जीएसटी की ही बात कर रहे थे, तो एक अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसको जीएसटी का एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी का कंप्लायंसेस का ही काम करके इतना जरूर वो कमा लेगा कि उसको अपने एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक सीए का एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के सवाल, आपने एक बात सही कहा कि मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत टफ होता है, उसके बाद उसको क्लियर करना आसान होता है। एक बार कोई मेडिकल में एडमिशन मिल गया किसी को, तो उसके बाद 5 साल बाद वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा। लेकिन सीए में क्या होता है, शायद उसका उल्टा होता है कि सीए में एडमिशन्स ईजी है, तो हो सकता है मान लीजिए 100 बच्चे अगर सीए में एडमिशन लिए और अल्टीमेटली फाइनल पहुँचते या फाइनल क्लियर करते करते 100 में से हो सकता है 5 या 10 ही बच पा रहे, तो यानी कि 90 बच्चे वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन है सीए कोर्स का कि अगर वो मान लीजिए एक बच्चा 3 साल का तो मिनिमम, 4 साल का तो मिनिमम कोर्स है, 4 साल के बजाय अगर उसको 6 साल 7 साल भी दे दिया और अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाया, तो फिर वो 5-6 साल का थोड़ा मतलब उतना वैल्यू नहीं मिल पाया उस समय का उसको। तो थोड़ा सिंसियरली मेहनत करने की ज़रूरत है।
और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एग्ज़ाम्स पास करना बहुत टफ है, थोड़ा प्लान्ड वे में ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे मैं भी एक बार में नहीं पास कर पाया था, तो इंटर में भी एक ग्रुप में मैं 2 बार 3 बार दिया हूँ, फाइनल में भी एक ग्रुप में 2 बार 3 बार दिया हूँ, तो वो कुछ तो तकदीर की बात होती है, लेकिन मैं आपको रोकूंगा, ध्यान से सुनिए। जो बच्चे इस वक्त सीए की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 बार अगर उनका जो रिजल्ट है वो अगर ठीक नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे गार्जियन हैं जो उन पर दबाव देने लगते हैं, और बच्चे जो है वो भी घबरा कर छोड़ दिया करते हैं कि ठीक है मैं नहीं एग्जाम दूंगा। ध्यान से देखिए, ये कोलकाता के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और स्टेट जीएसटी टास्क फोर्स के कन्वेनर भी हैं, सीए अरुण अग्रवाल। वो क्या कह रहे हैं सर? आपने कितनी बार आपने एग्जाम दिया, थोड़ा बताइए। मतलब मुझे जितना याद आ रहा है, इंटर में जैसे एक ग्रुप तो पहली बार क्लियर हो गया था, सेकंड ग्रुप शायद 1 या 2 बार देना पड़ा था, और उसी तरह फाइनल में भी एक ग्रुप फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप शायद 2 बार और देना पड़ा था, ऐसा मेरे को जो याद आ रहा है। तो सीए में हालांकि ये बहुत आम बात है, जैसे हम लोग परसेंटेज वाइज अगर समझते हैं, ठीक है, मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रहा था कि अरे मैंने नहीं क्लियर किया, जो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, बट नेवरदलेस ऐसे बहुत कॉमन है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सिंसियरली, थोड़ा प्लान्ड वे में अगर हम पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो क्योंकि सीए एक ऐसा एग्ज़ाम है, सीए का एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम लास्ट मोमेंट में सोचेंगे 15 दिन पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स दे लेंगे और क्लियर कर लेंगे, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत हाई, मतलब फॉर्चून आपका अगर तकदीर बहुत ज़्यादा तेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सीए का एग्ज़ाम्स केवल तकदीर के ऊपर बहुत कम भरोसा करता है और आपकी तदबीर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे ऐसे चार्टर अकाउंटेंट पास किए हुए बच्चे हैं जो ये कंफ्यूजन में दिन रात हैं कि वो नौकरी में जाएं या फिर प्रैक्टिस में जाएं। उनके माँ बाप भी इस बात को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति हुई है। कौन सा समय अच्छा है प्रैक्टिस करने का, और पास करने के तुरंत बाद क्या जॉब में जाएं, ये बताएंगे सीए अरुण अग्रवाल। देखिए, ये एक ऐसा सवाल आपने किया है, इस सवाल पे तो मुझे अगर आप बोलेंगे तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैंने खुद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने जब क्वालिफाई किया तो जॉब में जाने से बहुत इजी था कि जॉब में अगर चले गए, मान लीजिए उस समय के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद 15-20 हज़ार का मान लीजिए नौकरी मिल जाता, तो 15-20 हज़ार रुपये में एक आदमी अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेता टू स्टार्ट विद। जिस समय मान लीजिए 25 साल पहले जब मैंने क्वालिफाई किया था तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरा जो झील था, एक पैशन था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, एज ए कंसल्टेंट अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का किस तरह का ओरिएंटेशन है, आपका खुद का कैसा डेवलपमेंट का भी स्कोप बहुत है। आज के दिन प्रैक्टिस करने में, कंसल्टिंग में बहुत स्कोप है, तो नहीं करने वाली कोई बात नहीं है, बस वो स्ट्रगल करने की झील वो होनी चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इतना बेशकीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों, किस प्रकार से सीए अरुण अग्रवाल जी ने आज हमें जीएसटी के तमाम बारीकियों से अवगत कराया है, साथ में उन युवाओं का भी अच्छा संदेश दिया है जो सीए की तैयारी कर रहे हैं और सीए पास करने के बाद प्रैक्टिस या फिर जॉब को लेकर जो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा संदेश दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र।